वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम एहसान। हाँ जी, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा। बेटा आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप इनको देख सकें। साथ ही मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अच्छा जी। सर जी काइंडली जो बच्चे हैं उनको ऐड कर दें। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो हाले उठिया सी सर सौ जी के एक आउटसाइडर है फहाद भट्ट से बात कर रहा है। लेकिन हमारी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, काइंड उसको लेफ्ट कर दो। दी जांदी दी मैं कंज सत दी तो ख्याल आया ओदी अख दा बचना औखा है जहरीले डंग हाँ जी, तो जाहिर बात साहब। सर ये हमारी क्लास का नहीं है। सर जी एक भाई ये हमारी क्लास का आउटसाइडर नहीं है। निकाल दें। सारे दे लिबास की शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे। जाहिर बात हमारी क्लास का नहीं है, किस क्लास का है ज़रा? सर जी पता नहीं किस क्लास का है। हाँ जी, ये मैंने उसका नाम लिख लिया है। और दूसरी अगर जो किताब फहाद भट्ट है सर। मत्था टेक जाई नाले थोड़े देख जाई मत्था टेक जाई नाले थोड़े देख जाई नाले छकली पकौड़े जेड़े बने हो हाँ, कुछ बात नहीं। काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काले दे लिबास दी हाँ जी बेटा, ये वहाज बट जो भी है, एक तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस हम करते हैं, ये क्या करेक्टर है। एक तो ये है कि ये हमारी क्लास का स्टूडेंट हो। दूसरा ये है कि ये हमारी क्लास के अभी इसी क्लास का कोई मतलब दोस्त वगैरह हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ना बेटा उसकी ना ख़ानदान को बता रही हैं, उसकी फैमिली को बता रहे हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आपका करेक्टर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अभी ये अगर फर्ज करें केस है कि ये किसी का दोस्त है जिसने कहा चले हम क्लास को डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो ये जो जिसका दोस्त है वो, और ये उसकी 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 मेंटेलिटी, उसकी फैमिली वैल्यूज़ को बता रहा है कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनका एंड भी ऐसे ही होता है। ये किसी गली में, मैं अब कहना नहीं चाहता, किसी नुक्कड़ पे मारे जाते हैं। ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनका कोई कोई सोसाइटी में इनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं होता है। छोटे लेवल पे ना, अभी छोटे लेवल से स्टार्ट हुए हैं, तो बड़े 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 बुरे काम करने शुरू कर दिए बड़े, फिर वो किसी ना किसी पे जाके एंड हो जाएंगे, ठीक है। उनकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो दुनिया में उनका आने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो अनवांटेड चाइल्ड है। तो अब आपने भी देखना बेटा कि आपका क्या रोल है, आप कैसे लोग हैं। आपने अपना करैक्टर, आपका करैक्टर बताएगा, आपका नाम नहीं बताएगा मुझे कोई और चीज़ नहीं, आपका करैक्टर बताएगा कि आप कैसे हैं। तो अगर आप अच्छे हैं, आपके दुनिया में आने का कोई मकसद है, उसका कोई फ़ायदा लोगों को हो रहा है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपके आने से ना तो आपके पेरेंट खुश हैं, ना आपके हमसाए खुश हैं, ना आपके टीचर खुश हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये हमारी आने का दुनिया में क्या मकसद है, ठीक है। तो ये बेटा आपके लिए बड़ा अहम मैसेज है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है ना वो तहजीब है, डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो वो आपने सीखना है। वो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपको ट्रेन करें, एक डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं सीखेंगे तो कभी भी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
यहाँ भी हम की आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं आपकी ट्रेनिंग करने में, तो फिर कहीं और नहीं होगी, फिर भूल जाएंगे कोई और किसी और जगह पे हो जाएगी। तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे क्लास के स्टूडेंट हैं, आप बेटा आपने इस चीज़ को बड़े केयरफुली लेना है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, ठीक है। एक क्लास है, उसके एनवायरनमेंट को मेंटेन रखें, ठीक है। तो वक्ती तौर पे आप हर्डल करके कोई हल्का फुल्का शोर शराबा करके क्या क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अचीव होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। बस दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि आप जो है ये बुरे इंसान हैं, दैट्स इट, ठीक है। आप अपने ग्राहों में इजाफा ही कर रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो अब किसी भी तरह से कोई बंदा इस बात के रिलेटेड है, तो उसको बस यही मैसेज मैंने देना है कि बेटा दुनिया में आने का मकसद समझें कि आप दुनिया में क्यों आए, ठीक है। अगर समझ सकते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आप वो बड़े लोग इधर ऐसे फिर रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी ईमेल अकाउंट आपके बनवाए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जैसे आपके ईमेल अकाउंट बन जाएंगे तो वहाँ पे फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही आ सकेंगे। तो जिसकी वजह से ये हो रहा है अभी, क्योंकि आपकी नई क्लास है, मैं आप सब लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम से ऐसे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अभी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज की स्लाइड्स को। तो जी बेटा, आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? यस सर, आ रही है नजर। यस सर। हाँ जी, हमने कल कहाँ तक देखा था? सर 15 स्लाइड्स हो गई थी। अच्छा बेटा, okay beta, now today we are going to discuss about conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट बेटा हमारे पास उसी तरह की लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो आपने पहले हमने पिछली क्लास में हमने स्टडी किए, तो लेकिन ये एक नई तरह की एक चीज़ है, तो आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। आज के लेक्चर में ये कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे अहम पॉइंट है, आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम इसको समझने की, ठीक है। तो लेट P and Q be the propositions. The conditional statement P arrow Q is the proposition if P then Q, ठीक है। अब ये एरो का निशान है, ये implies कहते हैं हम, implies P implies Q, or we can say if P then Q, the truth value of if P then Q is false if P is true and Q is false as it is true। बेटा अब इसकी जो कंडीशन है ना, इसमें 4 कॉम्बिनेशंस हैं, तो 3 में ये ट्रू है और 1 में फॉल्स है। तो फॉल्स आप याद कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो फॉल्स कब है? जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, तो फिर ये फॉल्स है। बाकी तीनों कंडीशन में ये ट्रू है। तो बाकी तीनों कंडीशन क्या है? जब P Q दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है, जब P Q दोनों फॉल्स हैं ये ट्रू है, जब हमारे पास P फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है तो ये भी ट्रू है। सिर्फ एक केस में फॉल्स होती है, वो फॉल्स केस क्या है कि P ट्रू है और Q फॉल्स है। बेटा इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फर्स्ट करें पॉलिटिशियंस की एग्जांपल है कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि जी जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा, ठीक है। तो आप उसके ऊपर हम कंडीशनल स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा कि अगर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इक़्तिदार में आए और नया पाकिस्तान बना दे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो इक़्तिदार में आए और नया पाकिस्तान ना बना सके, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी है वो इक़्तिदार में ना आए और नया पाकिस्तान ना बना सके। चौथी पॉसिबिलिटी है वो इक़्तिदार में ना आए और नया पाकिस्तान बना दे, ठीक है। 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो आप अगर हम 1 बाय 1 इन सबको देखें तो अगर वो इक़्तिदार में नहीं आता और नया पाकिस्तान नहीं बनाता तो आप
परेशान नहीं होंगे, आप कहेंगे कोई मसला नहीं यार, उसको तो हुकूमत नहीं मिली तो उसने नया पाकिस्तान बनाया नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अगर वो इक़्तिदार में नहीं आता है, अगर वो इक़्तिदार में नहीं आता है और नया पाकिस्तान बना देता है तो आप बड़े खुश होंगे यार, आप कहेंगे यार देखो ये इक़्तिदार में भी नहीं है फिर भी नया पाकिस्तान बना दिया, कितना इसका इन्फ्लुएंस है, कितना ज़बरदस्त बंदा है, फिर भी आपको कोई इशू नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि अगर वो इक़्तिदार में आता है और नया पाकिस्तान बना देता है तो आप फिर भी आप खुश होंगे कि यार ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आखिरी पॉइंट क्या है, वो इक़्तिदार में आता है लेकिन नया पाकिस्तान नहीं बनाता, तो फिर आप क्या करेंगे, यू फील चीटेड, आप कहेंगे यार इसने धोखा किया हमारे साथ। तो ये जो धोखा है ना ये फॉल्स है, बाकी सारे केसेस क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक हो गया बेटा। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की जी जरा काइंडली रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। हाँ जी बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट है वो एक केस में फॉल्स होती है, बाकी तीनों में ट्रू होती है। तो फॉल्स किस केस में होती है, फॉल्स के लिए बेटा सिर्फ एक कंडीशन है कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो आंसर भी फॉल्स आएगा, बस आपने ये याद रखना है। जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी तीनों में वो ट्रू होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको मूव करते हैं, थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन इसके ऊपर हम बात करते हैं। द प्रोपोजिशन P implies Q, in the proposition P implies Q, P is called the hypothesis or the premise, Q is called the conclusion. Many arguments in the mathematical reasoning involve conditional statements and there are many equivalent ways to express P implies Q. ठीक है जी, तो P को हाइपोथेसिस भी कहते हैं और Q को कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इफ P देन Q को लिखने के रिप्रेजेंट करने के 13 मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि ये जो राइट साइड पे आपको टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल में वो 13 मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात की गई है। इफ P then Q, if P comma Q, P is sufficient for Q, P implies Q, P only if Q, a sufficient condition for P is Q, P if Q, Q whenever P, Q when P, Q is necessary for P, a necessary condition for P is Q, Q follows from P, Q unless not P। बेटा ये 13 जो मुख्तलिफ तरीके हैं, 13 डिफरेंट वेज रिप्रेजेंट द सेम थिंग। ये 13 एक ही चीज बता रहे हैं कि इफ P then Q। ठीक है, इफ P then Q को लिखने के 13 तरीके हैं और ये टेबल बड़ा ही अहम है। अगर आपको ये टेबल ज़बानी याद हो जाएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना कोई मसला नहीं रहेगा, और आगे भी फ्यूचर में जो बुक का चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर जितना भी रेफरेंस आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये टेबल इतना अहम है, जैसे बच्चों के लिए मैथ में टेबल नहीं होते, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, अगर बच्चे वो टेबल याद कर लें तो मैथ के क्वेश्चन बड़े इजीली आसान हो जाते हैं, बड़ा इजीली और बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर वो बच्चों को टेबल ना आते हों तो वो मैथ के क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब भी आप आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अगर आपको ये टेबल ज़बानी याद होगा तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और अगर आपका ये ज़बानी याद नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसले होंगे, डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू ऑल दैट रिमेंबर दिस टेबल बाय हार्ट। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से रटा लगाना है, रटे के हामी नहीं हो लेकिन इसको आपने रटा लगाना है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपका वाइवा भी लूंगा, ओरल इसकी एग्जामिनेशन आपका लूंगा, आप सबसे बारी बारी सबसे आपसे ये टेबल सुनना है। ठीक है, तो आपने इसको रटा लगाना सही अच्छे तरीके का। ठीक हो गया बेटा, तो ये है सारे का सारा, हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को इन डिफरेंट वे से। तो अब जो ट्रूथ टेबल है कंडीशनल स्टेटमेंट का वो आपके सामने है। तो ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा? अगर P ट्रू है, Q ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। ये सिर्फ एक बारी है, एक दफ़ा है जहाँ पे ये फॉल्स होता है। ठीक है, अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है तो ये आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है जी,
तो 3 दफ़ा ट्रू है, 1 दफ़ा फॉल्स है, और फॉल्स के लिए स्पेशल कंडीशन ये है कि पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा। इमरान खान इक़्तिदार में आ गया है और उसने नया पाकिस्तान नहीं बनाया, ठीक है, तो ये वो कंडीशन है। तो इसको हम कहते हैं यू फील चीटेड, कि अब यार वो वादा वफा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। लेट पी बी द स्टेटमेंट मारिया learns discrete mathematics and Q the statement Maria will find a good job. Express the statement P implies Q as a statement in English. तो देखिए हमारे पास P और Q आगे हैं, तो हमने इसको P implies Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम मुख्तलिफ तरीकों से 13 मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। पिछली स्लाइड्स में we have seen 13 different ways to express conditional statement. So the first one, if Maria learns discrete mathematics then she will find a good job. ठीक है, इसमें हमने if और then का इस्तेमाल किया है, if P then Q। उसके बाद है Maria will find a good job when she learns discrete mathematics, यहाँ पे when आया है, ठीक है, तो when का मतलब है कि हमारे पास Q when P। अगर हम वापस आके देखें तो यहाँ पे when का हम देखें तो when कहाँ पे आ रहा है जी, when आ रहा है यहाँ पे Q when P, ठीक है, इस फॉर्मेट को हमने फॉलो किया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड है फॉर मारिया टू गेट अ गुड जॉब इट इज सफिशिएंट फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सफिशिएंट, तो P इज सफिशिएंट फॉर Q, हमने ये फॉर्मेट फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद आखिरी है मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अनलेस का फॉर्मेट हमारे पास क्या है जी, कहाँ पे है जी अनलेस, ये है Q अनलेस नॉट P। ठीक है, तो ये बेटा आप समझ लें कि ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये जो मारिया की दी गई हैं, ये चारों एक ही बात कर रही हैं, चारों का एक ही मतलब है। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेबल कितना ज़रूरी है याद करना। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि ये चारों में एक बात हो रही है। अगर वो टेबल याद नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे पता नहीं 4 मुख्तलिफ बातें हो रही। ठीक है बेटा, सर ये अनलेस वाला काइंडली रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये देखें बेटा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, Q अनलेस नॉट P, Q अनलेस नॉट P। तो देखें Q इसमें क्या है, Q बेटा इसमें क्या है जी, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। तो Q यहाँ पे क्या है, ये देखें Q द स्टेटमेंट मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, Q आ गया। उसके बाद अनलेस का कीवर्ड आ गया। उसके बाद शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स P है, तो अगर डज नॉट आएगा तो नॉट P हो जाएगा। तो इसका बेसिकली जो बनता है वो निगेशन कर दें। हाँ निगेशन कर दें। तो जो इसका फॉर्मेट है वो है Q implies not P। ठीक है, सो Q unless not P, इसका है Q unless not P। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो किया गया। इसके बाद बेटा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। द 3 स्पेशल propositions are related to the conditional statement P implies Q. The converse of P implies Q. तो अगर हम P implies Q का कन्वर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, Q पहले आ जाएगा और P बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो वो Q implies P हो जाएगा। जब कन्वर्स की बात होगी Q पहले आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा। जब कंट्रापॉजिटिव की बात होगी तो नॉट Q implies नॉट P हो जाएगा। ठीक है, नॉट Q implies नॉट P। और जब इनवर्स की बात होगी, इनवर्स ऑफ P इफ इट रेन्स, ये P है, अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच, ये Q है। तो आप मुझे बताएं कि इसका कन्वर्स क्या होगा।
जी बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। सर इसमें ये हो सकता है, अली ऑर्डर पिज्जा एज हिज लंच इफ इट रेन्स। हाँ जी, इसका आएगा इफ अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच, इफ अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच देन इट रेन्स। ठीक है जी, तो ये पी इम्प्लाइज क्यू। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा? सर इसका होगा, अली डज नॉट ऑर्डर पिज्जा इफ इट्स ये नॉट सर रेन। आ रही है। हाँ जी, हाँ, अली डज नॉट ऑर्डर पिज्जा एज हिज लंच, इफ अली डज नॉट ऑर्डर पिज्जा एज हिज लंच देन इट डज इफ नॉट इट्स रेन। नॉट रेन। ठीक, यस। हाँ, इट डज नॉट रेन। ठीक है, उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स क्या होगा इसका? हाँ जी, When it does If not. it does not rain, Ali will not if order it pizza. does not rain, Ali does not order pizza as his lunch। ठीक है बेटा, समझ गई? बहुत आसान है Yes. ये तो। आई होप कि आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी को अभी भी कोई इशू है, समझ नहीं आई, तो वो बेटा पूछ सकता है। हाँ जी बेटा, मूव करते हैं फॉरवर्ड। अच्छा जी, नाउ वी टॉक अबाउट अनदर लॉजिकल ऑपरेटर विच इज नोन एज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। So what is biconditional statement? Let P and Q be propositions. The biconditional statement P, which is now biconditional, is represented by this two head arrow। ठीक है, ये जो डबल दो साइड पे एरो का हेड के साथ bicondition को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Is the proposition P if and only if Q। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? P if and only if Q। ठीक है जी, the truth value of P if and only if Q is true if P and Q have the same truth value, else false। ठीक है, तो अगर P और Q की सेम वैल्यूज होंगी तो ये ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो सेम वैल्यू कब होती है? जब P Q दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एंड एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट? सर एक्सक्लूसिव आर ऑपोजिट है। ऑपरेटर। हाँ, तो ऑपोजिट कैसे है बताएं जरा। इसके अंदर जब दोनों सेम होती थी तब ट्रू होता था, जब सेम होती थी फॉल्स हाँ, होता था तब। हाँ जी। पास होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या होगा? जब सेम होगी तो ट्रू होगा, वहां पे जब सेम होती तो फॉल्स होता था। ठीक है, ठीक हो गया बेटा? अच्छा, नाउ यस सर। सम कॉमन वेज टू रिप्रेजेंट बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे गिवन है। P is necessary and sufficient for Q। एक तरीके से लिख सकते हैं if P then Q and conversely P if and only if Q। जब ये तीनों वेज है ना, ये तीनों मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बेटा ये तीनों मुख्तलिफ तरीके हैं, ये एक ही बात बता रहे हैं कि हमने बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक हो गया बच्चे? उसके बाद हम मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक सर एग्जाम्पल देखते हैं। Excuse me, जी सर। बेटा, सर, जी जरा बेटा बोलिए। पिछली स्लाइड पे ना बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जरा कहीं आएंगे। जी जी जी, आ गया। सर, ये जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू इज ट्रू, ये इस लाइन के एंड पे एल्स इफ एल्स फॉल्स लिखा हुआ है। ये काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दे। बेटा बेटा ट्रू का मतलब है कि जब जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, P और Q की वैल्यू जब सेम होगी तो आंसर ट्रू होगा। जैसे कि P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, यानी कि दोनों सेम है तो आंसर है ट्रू। P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, दोनों सेम है तो आंसर है ट्रू। एल्स का मतलब है इसके अलावा। तो इसके अलावा जो ऑप्शन बनते हैं वो दो बनते हैं। वो दो ऑप्शन क्या बनते हैं कि एक में P ट्रू Q फॉल्स है, दूसरे में P फॉल्स है, Q ट्रू है। ठीक है, तो एल्स का मतलब है जो बाकी दो ऑप्शन बच जाते हैं ना, उसको उसके अंदर ये फॉल्स होगा। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू सर, हो गया क्लियर।
flight and let Q be the statement you buy a ticket. Then P, if and only if Q is the statement you can take the flight if and only if you buy a ticket. ठीक है, देखिए बड़ा आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम मूव करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रू, P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। P ट्रू है, Q ट्रू फॉल्स है, तो आंसर आएगा फॉल्स। P फॉल्स है, Q ट्रू है, आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब सेम होगा तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अच्छा जी बेटा, इसके बाद बेटा हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस के ऊपर एक छोटी सी बात है। यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स वी कैन बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्रोपोजिशंस दैट इन्वॉल्व्स एनी नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस। Again, we can use the truth table to see the truth values of a compound proposition under all possible combinations of the truth values of the basic simple propositions. ठीक है, इसमें बात ये कही गई है कि हम कंपाउंड जो propositions हैं उनके truth tables बना सकते हैं, जैसे कि हमने बेसिक सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बनाए हैं। जब हम बनाएंगे तो इनको कंबाइन करके हम इन सब का एक कंबाइंड ट्रुथ टेबल भी बन सकते हैं। तो वो आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में आ रहा है, तो उसमें हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रुथ एग्जांपल इसकी देख लेंगे। ट्रुथ टेबल फॉर द कंपाउंड प्रोपोजिशन P कंजंक्शन नॉट Q इंप्लाइज P कंजंक्शन Q। ठीक है, पहला डिस्टिंक्शन था, ये कंजंक्शन है। तो P हमारे पास क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, और Q भी ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। अब हमें नॉट Q को फाइंड करना है। नॉट Q को कैसे फाइंड करेंगे? ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स हो जाएगा, Q फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू हो जाएगा, Q ट्रू है नॉट Q फॉल्स हो जाएगा, Q फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? P कंजंक्शन डिसजंक्शन नॉट Q को फाइंड करना है। P डिसजंक्शन नॉट Q, तो नॉट Q हमारे पास मौजूद है, P भी हमारे पास मौजूद है, तो ट्रू फॉल्स, इसकी डिसजंक्शन ट्रू होगी, ट्रू ट्रू डिसजंक्शन ट्रू होगी, फॉल्स फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स होगी, फॉल्स ट्रू डिसजंक्शन क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने P एंड Q, P कंजंक्शन Q को फाइंड करना है। P Q हमारे पास मौजूद है, तो T T आंसर इज ट्रू, ट्रू फॉल्स आंसर इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू आंसर इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है? P डिसजंक्शन नॉट Q इंप्लाइज P कंजंक्शन Q। तो हमारे पास ये दोनों कॉलम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें, ट्रू ट्रू आंसर इज ट्रू, ट्रू फॉल्स आंसर इज फॉल्स, false false answer is true and true false answer is false। ठीक है, तो लास्ट में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को बेसिकली इस्तेमाल किया है, और हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है। वो केस कौन सा है? कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। ठीक है जी बच्चे, उसके बाद लास्ट स्लाइड आज की, उसमें है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। जी बेटा। सर लास्ट स्लाइड निकालना 24 वाली। जी बच्चे। सर आपने कहा था कि जब, ठीक है सर, मैंने गलती थोड़ी सी लगी थी ये टेबल में। ठीक है सर, हो गया क्लियर। हाँ जी, सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है वो आपने नॉट ऑपरेटर को देनी है, उसके बाद कंजंक्शन को, फिर डिसजंक्शन को, फिर कंडीशनल को, और फिर बाय कंडीशनल को। तो फॉर एग्जांपल नीचे जो लिखा हुआ है कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, तो इसमें से पहले किसको एवेल्युएट करेंगे? पहले हम एवेल्युएट करेंगे P कंजंक्शन Q को। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा के मैंने बता दिया। उसके बाद R डिसजंक्शन करेंगे R के साथ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज R। तो इसमें कौन से पहले दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको हम एवेल्युएट करेंगे? इसमें हमारे पास प्रेसिडेंस किसके पास है? और डिसजंक्शन के पास है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? P डिसजंक्शन Q इनको एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम किसको एवेल्युएट करेंगे?
आर को वैल्यू हो गया बेटे। ये आज की स्लाइड्स हैं, आज का लेक्चर है। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हमारे पास सेक्शन है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप करते हैं, अदरवाइज मैं शेयर करता हूँ उसकी एक्सरसाइजेस को एक नजर देख लेते हैं। जी मेरे ख्याल से Excuse me, कोई sir. क्वेश्चन नहीं है, तो अब मैं आपको सर जी बेटा सर ये स्लाइड्स हमें जी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज मैं अभी आपके जो सीआर है ना उनको अभी मेल करता हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा इसको मैं स्टॉप करता सर हूँ, जी अगर आपके तो पास उसके इसका बाद मैं सोल्यूशन अब हुआ हो तो आपके काइंडली वो भी साथ कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं आपको बुक इसका सॉल्यूशन और इस बुक और सॉल्यूशन और इसके जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। बल्कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ड्राइव की चीज़ वहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ और उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल ये मेरा बेस्ट आइडिया है। अच्छा, अब बेटा ये है कि अब मैं आपके साथ ओपन कर रहा हूँ हाँ जी, मैं आपके साथ बुक को शेयर करता हूँ। अभी ओपन कर लिया गया बुक को। बुक है वो अभी मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ ताकि आप भी देखें इसको। रोजन की बुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब आपको नज़र आनी शुरू हो गई है बेटा? नो सर। हाँ जी, अब आ गई है नहीं। नहीं, अभी भी नहीं आई, शो नहीं हो रही हो आपको? गई है सर। हो गया सर हो शो। रही है सर। हाँ हाँ जी, होगी, आप उसको पिन करने में आपको नजर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 13, 11 तक हमने देख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, let P and Q be the propositions. P, you drive over 65 miles per hour. Q, you get a speeding ticket. Write these propositions using P and Q and logical connectives. ठीक है, तो you do not drive over 65 miles per hour. पहला है you do not drive over 65 miles per hour, तो P है you drive over 65 miles per hour। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली नेगेशन हो रही है, तो इसको हम सिंपली नेगेट कर देंगे नॉट पी के साथ, ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। दूसरा है यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर बट यू डू नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट। तो यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, तो ये है पी, बट यू डू नॉट, बट आएगा तो एंड आएगा, बट यू डू नॉट गेट, तो नॉट क्यू आएगा। ठीक है, आंसर ये होगा। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सी है यू विल गेट a speeding ticket if you drive over 65 miles per hour.
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किस फॉर्म में आएगा, ये क्यू, कंडीशनल हाँ कंडीशन आएगा क्यू इफ पी, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल मैंने कर दी हैं, ठीक है। तो बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान है, सोल्यूशन मैनुअल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने फॉर्मेट बताया है कि इस फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने बात की है पी इम्प्लाइज क्यू की, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, पी इफ क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका मतलब यही है, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। ये इसका आंसर। अब बाकी भी आपने इसी तरीके से कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, let P, Q and R be the propositions. P, grizzly bears have been seen in the area. Q, hiking is safe on the trail. R, berries are ripe along the trail. Write these propositions using P, Q and R and logical connectives including negations. तो बेटा इसका क्या होगा, berries are ripe along the trail, but grizzly bears have not been seen in the area. तो berries are ripe along the trail. तो ये हमारे पास क्या है, berries are, ठीक। तो पहला आ जाएगा हमारे पास are, उसके बाद है but का जब मतलब आएगा तो उसका मतलब है and, ठीक है। तो यहाँ पे and आ जाएगा और या कंजक्शन आ जाएगा, और grizzly bears have not been seen in the area, तो grizzly seen in area ये है P, तो ये not seen है तो not P आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा मुझे, ठीक हो गया बेटा। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगला पार्ट करते हैं। सर इसी को दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, इसी को दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। तो इसको हम दोबारा रिपीट करें तो ये इस तरीके से होगा कि बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। तो ये जो बेरीज यहाँ पे क्या है, ये CR है, ठीक है। बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, हमने सिंपली यहाँ पे R लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है बट आएगा जहाँ पे, तो वहाँ पे हम एंड इस्तेमाल, कंजक्शन ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो कर दिया है। उसके बाद है ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ये P है, ग्रिजली बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया। तो ये नॉट हैव बीन है, इसका मतलब है कि ये नॉट P होगा, ठीक है। तो ये हमने नॉट P इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर फर्ज करें हम बात इसकी C पार्ट की करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। If berries are ripe along the trail, hiking is safe if and only if grizzly bears have not been seen in the area. अब यहाँ पे गौर करें तो ये जो सारी होल स्टेटमेंट है ना, ये इसका जो मेन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हैं और दो पार्ट यहाँ तक है। पहला पार्ट ये लाइन है, इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, इफ बेरीज, ठीक है। तो ये आर है, ठीक है, आर आगे है इम्प्लाइज। अब जो इम्प्लाइज है ना इसको गौर से देखना है। हाइकिंग इज सेफ इफ एंड ओनली इफ ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। अब जो उसका कंक्लूजन है ना, उसके दो हिस्से हैं। अब कंक्लूजन में दो हिस्से आ चुके हैं, और कंक्लूजन के जो दो हिस्से हैं वो उनके अंदर बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, बाई कंडीशनल। तो हाइकिंग इज सेफ इफ एंड ओनली इफ ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। हाइकिंग इज सेफ किधर है जी, ये Q है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ वो आपको पता है, बाय कंडीशनल दो तरफ एरो आ जाएगा। ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ग्रिजली बियर सीन इन एरिया P है और नॉट सीन नॉट P है, ठीक है। तो ये नॉट P आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा नॉट P, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है, R इम्प्लाइज ब्रैकेट्स Q इफ एंड ओनली इफ नॉट P। ठीक हो गया बच्चे, इसमें कोई इशू है तो पूछ लें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, इम्प्लाइज आया, इसका थोड़ा सा काइंडली रिपीट कर दीजिए कि इम्प्लाइज कैसे आया। इम्प्लाइज बेटा देखें, अब हमारे पास जो फॉर्मेट है ना, वो एक फॉर्मेट जो है वो ये भी है, इफ P, Q,
ठीक है, ये एक 13 फॉर्मेट जो टेबल मैंने आपको कहा है याद कर लें, उसमें एक फॉर्मेट ये दिया है इफ पी क्यू कॉमा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल कॉमा, इसका मतलब है ये पी है, और उसके बाद हाइकिंग इज सेफ इफ एंड ओनली इफ ग्रेजली डियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ये क्यू है। अब जो क्यू है ना उसके अंदर दो चीजें हैं, तो वो दो चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं कि वो क्यू इफ एंड ओनली इफ नॉट पी है। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन 17, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इफ 1 + 1 2 देन 2 + 2 इज इक्वल टू 5, तो आपने इनका बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला जो पी है इसको मैं पी कहता हूँ, इफ वाले पार्ट को। ठीक है, इफ वाला जो पार्ट है इसको मैं कहता हूँ ये पी है। तो ये बेटा इसका 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ट्रू है, तो पी ट्रू हो गया। देन 2 + 2 इज इक्वल टू 5, ये क्यू का पार्ट है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 5 क्या है, फॉल्स है। तो पहला पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो अगर क्यू फॉल्स होगा तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहती है कि हमारा आंसर क्या है, फॉल्स ही होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा है कि जैसे इफ 1 + 1 इज इक्वल टू 3 देन 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो आंसर ट्रू होगा। ये जो कंडीशनल का टेबल है ना वो बेटा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आपको बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। उसके बाद है 19, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस डिटरमिन वेदर एन इंक्लूसिव आर एक्सक्लूसिव आर, तो बताएं कि इस स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूसिव आर इस्तेमाल हो रहा है या एक्सक्लूसिव आर। कॉफी और टी कम्स विद डिनर, तो बेटा इसमें कौन सा आर इस्तेमाल हो रहा है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा था कि एक वक्त में एक होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर जो कि हमने पिछली दफा पढ़ा था। और इंक्लूसिव आर का मतलब है कि एक वक्त में एक होगा और दोनों भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा और इस्तेमाल होगा। जी बच्चों बताओ, इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव आर कैसे होगा बताएं जरा, थोड़ा सा लॉजिकली बताएं हमें। और कॉफी भी और टी भी है, दोनों में से कोई भी आ सकती है। हाँ, कोई दोनों आ सकती है, एक आ सकती है। एक आ सकती है सर। हाँ एक सर। हाँ एक आ सकती है, तो फिर एक आएगी तो फिर कौन सा और होगा। एक्सक्लूसिव आर होगा, एक हाँ ट्रू होगा तो हाँ दूसरा फॉल्स बिल्कुल, होगा। हाँ एक्सक्लूसिव आर होगा। A password must have at least 3 digits or at least 8 characters long। तो एक पासवर्ड है या तो वो 3 डिजिट्स के ऊपर होना चाहिए या वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, तो इसमें कौन सा और आएगा। हाँ जी, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है बेटा इसमें कौन सा सर और इंक्लूसिव और आएगा, कैसे। दोनों हो सकते क्योंकि हैं सर, मैं नहीं दोनों आ हो सकते ना, एक चीज नहीं आ सकती, बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स आ सकते हैं हाँ जी डिफरेंट। इंक्लूसिव होगा, ठीक है, तो वो 8 कैरेक्टर हैं, वो उसमें 3 डिजिट भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक वक्त में दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, तो इसलिए इंक्लूसिव आर होगा, शाबाश। अच्छा बेटा बाकी आपने खुद ही करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस स्टेट व्हाट द सेंटेंस मींस इफ लॉजिकल कनेक्टिव आर इज एन इंक्लूसिव आर। ठीक है, वर्सेस एक्सक्लूसिव आर, तो आपने बताना है कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो आपको पता ही है कि आप मैंने एग्जांपल से बता दिया, इसको आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है राइट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ देन क्यू इन इंग्लिश, रेफर टू द लिस्ट ऑफ कॉमन वेज टू एक्सप्रेस कंडीशन स्टेटमेंट्स। ये जो हिंट है ना ये वो टेबल है जिसमें 13 मुख्तलिफ वेज हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सारी स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई हैं, ये सारी की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है इन सबको इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो आपने सबसे पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि पी कौन है और क्यू कौन है। ठीक है, उसके मुताबिक हमने इसको इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इट स्नोज whenever wind blow from the north east। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, इट स्नोज whenever wind blow from north east, तो इसका क्या आंसर होगा बता सकता कि बेटा मुझे। सर whenever means if, I think यानी कि जब भी। हाँ, तो क्या होगा, if भी
हाँ जी, इसका होगा इफ If snows whenever the wind blow from the इफ इसका होगा इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन इट स्नोज। ठीक है, तो ये इसमें देखें जो वेन एवर का इस्तेमाल हुआ है वो ऐसे हुआ है, क्यू वेन एवर, अगर आपको टेबल याद होगा ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, वेन एवर पी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट इसमें करना है पी देन क्यू की फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक, द एप्पल्स ट्रीज विल ब्लूम। ठीक है, तो इसका आपने मुझे बताना है कि ये किस, पहले तो बताए ना ये किस फॉर्मेट में इस्तेमाल हुआ है। ये बेटा हमारे पास है क्यू इफ पी। ठीक है, तो अब हमने पी को पहले लेके आना, तो पी हमें इसमें क्या होगा, इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक देन एप्पल ट्री विल ब्लूम। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसको इफ पी देन क्यू की फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। इफ पी देन क्यू की फॉर्मेट क्या है, इफ इट स्टेज वार्म, इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक देन द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम। ठीक है बेटा, पी इफ पी देन क्यू की फॉर्मेट में आपने इसको लिखना है। तो ये बेटा दो हमने कर ली हैं पार्ट्स इसके, और बाकी आपने खुद ही कर लेंगे। उसके बाद है राइट ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस इन द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इन इंग्लिश। If it is hot outside, you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone, it is hot outside. इसको हमने लिखना है if it is hot outside, इसको आपने ऐसे लिखना है it is hot outside if and only if you buy an ice cream cone। कैसे लिखना है बेटा इसको, इसके दो पार्ट है ना, it is hot outside you buy an ice cream cone। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है it is hot outside if and only if you buy an ice cream cone। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं if you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside। इसको कैसे लिखेंगे, you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside। ठीक है जी, तो इसको इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें जस्ट बेसिकली क्या करना है, पुट कर देना है इफ एंड ओनली इफ, और जो डबल स्टेटमेंट है उसको सिंगल कर देना। ठीक है बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट द कन्वर्स कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स ऑफ ईच दीज कंडीशन। इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। तो कोई मुझे इसका कन्वर्स कंट्रापोजिटिव और इनवर्स बता सकता है, पहले कन्वर्स बताएं। इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो, इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। तो फर्ज करें ये पहला जो है ना वो पी है, और ये जो स्की वाला ये क्यू है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसका कन्वर्स क्या होगा। I will ski tomorrow if it snows to I इस तरह का सवाल। हाँ, इसमें क्या होगा कि इसको हम बेटा इसमें ज़ाहिर है इसमें क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में आएगा। हाँ, तो इसमें हमारे पास इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, आई विल स्की टुमारो ओनली इफ इट स्नोज टुडे। आई विल स्की टुमारो, आई विल स्की Ski टुमारो tomorrow ओनली इफ इट स्नोज टुडे। is okay। ठीक है, उसके बाद है आई कम टू क्लास वेन एवर देर इज गोइंग टू बी अ क्विज। बी को तो हमने जाना नहीं, हम ए की तो बात कर रहे हैं अभी। ए में हमने सिर्फ कन्वर्स की बात की है, अब कंट्रापोजिटिव की बात करें। अब इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, तो स्टूडेंट बता सकते हैं बेटा।
हाँ जी, इसका कंट्रापॉजिटिव होगा ये नॉट क्यू नॉट पी, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो नॉट क्यू क्या है, इफ आई डोंट स्की टुमारो, तो नॉट क्यू हमारे पास क्या आएगा, देन इट विल नॉट हैव स्नो टुडे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, इफ आई डोंट स्की टुमारो देन इट विल नॉट हैव स्नो टुडे, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या बताएं, इनवर्स बताएं क्या होगा। If I don't ski tomorrow, हाँ, हम्म, दीजिए आगे। तो इसका जो होगा ना, अब इसका जो करते हैं ना कन्वर्स इनवर्स जो करते हैं, तो उसमें पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, नॉट पी नॉट क्यू, ठीक है। तो नॉट पी क्या है, इफ इट डज नॉट स्नो टुडे, तो नॉट क्यू क्या है, देन आई विल नॉट स्की टुमारो, ठीक है। तो दोनों की नेगेशन हमने करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 29 में, हाउ मैनी रोज अपेयर इन अ ट्रुथ टेबल ऑफ ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस। तो जितने वेरिएबल है ना उनको 2 की रेज कर देना है, 2 की पावर n। तो इसमें सिर्फ p है पहली में, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अगली स्टेटमेंट है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 4, इसमें 16 रोज बनेगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ ईच कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये बनाने बड़ा आसान है, इजीली हो जाएगा। 33 भी बड़ा आसान है, 35 भी बड़ा आसान है। आपने उसके ट्रुथ टेबल बनाने, जैसे हमने स्लाइड में एक एग्जाम्पल भी की है इसकी, ठीक है। तो उसके बाद इसका भी आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, उसके बाद इसका भी आपने टेबल बनाना है, वो भी इजीली हो जाएगा। और ये 41 क्वेश्चन है, इसका आपने बताना है बेसिकली कि ट्रुथ टेबल के बगैर जो है ये दोनों बराबर हैं। तो उसका आपने कैसे बताएंगे, आपने जैसे ट्रुथ टेबल बनाने के बजाय बताना है, तो आपने बताना है कि अगर हम इसकी सेम वैल्यू रखेंगे तो क्या इस फॉल्स व्हेन ऑल 3 वेरिएबल्स हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज। तो अगर ये पी क्यू आर की सेम वैल्यूज होंगी तो क्या होगा कि ये फॉल्स होगा, और अगर मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी तो ये ट्रू होगा। तो आपने बस ये बताना है, इसको 2-3 लाइन्स में आप बता दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें बिटवाइज और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर एक्सक्लूसिव आर, तो ये सेम चीज़ है। तो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बजाय 0-1 इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रू है वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है वहाँ पे फॉल्स है। तो आपने इन दोनों के अंदर फर्ज करें ये दोनों है, तो इसका आपने क्या करना है, एंड कंजंक्शन करनी है या डिसजंक्शन करनी है या आर करना है, और सेम रूल अप्लाई होंगे जो आपने अभी पढ़े हैं, और सेम ट्रुथ टेबल आपने इस्तेमाल करके इनके आंसर फाइंड करने। ठीक हो गया बच्चा। तो आपने 43 क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसको एक नोटबुक बना लें, उसके ऊपर सारी करें, और मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ें इसकी। तो अब जो अगली क्लास आपके साथ कब है, हाँ जी CR बोलें बेटा, कब है क्लास अगली आपके साथ। अरे 4 का ही टाइम है, अभी हो गया सर, लिंक सेंड करने लगे अभी। हाँ जी अगली सर आपकी अगली क्लास थर्सडे को है, अगली क्लास। ठीक है बेटा। तो थर्सडे को आपका क्विज होगा, ऑनलाइन क्विज होगा, जो कि पहला जो पार्ट हमने चैप्टर 1 का कर लिया उसका क्विज होगा, गूगल फॉर्म के ऊपर क्विज होगा, 10-15 मिनट का क्विज होगा, ठीक है। तो आप जो क्लास पढ़ेंगे, क्लास के एंड के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे वक्त जो स्टूडेंट क्लास में मौजूद होंगे वो क्विज अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट का, पहले चैप्टर का पहला पार्ट का आपका क्विज है। तो इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, कोई सॉरीज नहीं होंगी, कोई डिले नहीं होगा, कोई इसको पोस्टपोन नहीं करना क्विज को, ठीक है। तो आप ये डेड एंड फाइनल इसका टाइम है, आपने इसको लाजमी तैयारी करें, साथ साथ इंशाल्लाह हम तैयारी करते जाएंगे, आप देखेंगे बड़ा इजी होता जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग तैयार करें, क्विज का तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयार होके आएँ, ठीक है। तो परेशानी होना बड़ा इजी होगा अगर एक्सक्यूज मी आप। सर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 तक होगा क्विज? हाँ 43 तक, 40? ठीक है बेटा। तो ये क्विज है, आपके सेशनल मार्क्स आपके क्विज के ऊपर मेनली बेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डिसिप्लिन, क्लास बिहेवियर वगैरह, पार्टिसिपेशन की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज आपको क्विजेज और असाइनमेंट्स की मिलेगी, ठीक है। तो आपने उसको मिस नहीं करना, अगर मिस करेंगे तो आप अपना सर नुकसान खुद करेंगे। बात सुनिए जी बेटा, बताएं। सर। क्वेश्चन पहले नंबर पे तो ये है कि हम सारी मैथ ऐसे ही पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पे हाँ सर जी, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है हमारी आईटी की फील्ड में। सर काइंडली ये हाँ बता जी, दीजिएगा। इस तरह तो हम बस करते जा रहे हैं और फर्दर हाँ जी, मतलब बस ये है कि प्रैक्टिस 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 ही है, लेकिन सर इसको हाँ फर्दर जी, कैसे यूज करें। हाँ जी बेटा, अगर आपने, मेरा ख्याल है कि आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया इसका, उसमें मैंने बताया था कि लॉजिक, अगर हम लॉजिक की बात करें तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से कंप्यूटर साइंस में उधार ली हुई हैं। उसमें से एक बात, जो ऑपरेटर्स हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं वो हैं, ठीक है। आज हमने दो के मुश्किल ऑपरेटर पढ़े हैं, लेकिन पिछली क्लास में हमने इजी ऑपरेटर पढ़े थे, एंड और एक्सक्लूसिव आर। वो सारे के सारे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आए हैं, वो इधर से लेके गए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले यहाँ से ही वो चीज़ें वहाँ लेके गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक की चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो ये सेम तरीके से आपका जो मैंने अभी बताया है, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं, एडवांस लेवल पे हर जगह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ेंगे या आप ज़रा इंटरनेशनल लेवल की प्रोग्रामिंग वगैरह में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी बहुत अहमियत है, इसको आप किसी भी तौर पे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि आपने अभी हम पढ़े दूसरे लेक्चर में हमें पता चल गया है कि इसके लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। आगे भी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो बड़े अहम हैं, तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं, आगे आपके डाटा स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होंगे, आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी इस्तेमाल होंगे। तो इंशाल्लाह आप यू विल फाइंड the applications of all these concepts somewhere, don't worry. सर जो क्विज है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सामने होगा कि क्वेश्चन आएंगे वगैरह? हाँ जी, एमसीक्यू टाइप होगा क्विज, एमसीक्यू टाइप क्विज होगा, तो ज़ाहिर है उसमें क्वेश्चन बने बनाए कुछ होंगे, वो आप वही करेंगे एमसीक्यू टाइप ज़्यादातर। अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन ज़्यादा एमसीक्यू टाइप ही होगा, हो सकता है सारा ही हो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है सर आपका? तो मेरा कनेक्शन लूज है, तो काइंडली बता दें कोई होगा कब। जी बेटा, ये अगली क्लास में, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्विज होगा। थैंक यू सर हमें सोल्यूशन कब तक मिल जाएगा? सोल्यूशन अभी बेटा, अभी आप अभी देखिए, मैं आप फोल्डर अपलोड करके CRGR को ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो वो आपको शेयर कर देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। CR जो हैं वो क्लास की अटेंडेंस ले लेंगे। मौजूद हैं CR यहाँ पे कि नहीं? जी सर। हाँ, क्लास की अटेंडेंस ले लेंगे बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में सर आपसे ये बात बड़ी जल्दी लेफ्ट कर जाते हैं सारे, तो इनको जरा काइंडली कहा करें कि 2-4 मिनट रुकें। हाँ जी, ठीक है। तो वो चैट में ना डाल दिया करें अपना नेम, फुल नेम और रोल नंबर। सब स्टूडेंट अपना चैट के अंदर अपना नेम, फुल नेम मेंशन कर दें, रोल नंबर और फुल नेम। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इस सेशन को छोड़ने से पहले चैट के अंदर अपना फुल नेम, रोल नंबर मेंशन करके जाया करें। अदरवाइज अगर किसी की अटेंडेंस मिस होगी तो वो खुद जिम्मेदार होगा फिर, ठीक है। तमाम स्टूडेंट चैट के अंदर अपना नेम, फुल नेम जो है वो मेंशन करके जाया करें। ठीक हो गया CR?